स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं भी जांगला स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। एक बार जल्दी से सभी इस सेशन का हिस्सा बन जाइए। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन आपका ये रहने वाला है। फटाफट से एक बार ज्वाइन करिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। तो फटाफट से एक बार ज्वाइन करिए सभी, ठीक है। और मुझे बता देंगे मेरी आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लास ठीक है, कोई परफेक्शन, सब कुछ ठीक है ना, नॉर्मल है, कोई दिक्कत है तो बता देंगे। यस, मेरी आवाज वगैरह ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बता देंगे एक बार। अच्छा, बोर्ड आपको अच्छे से विजिबल है? एक बार मुझे बताइए, क्या बोर्ड विजिबल है आपको? हाँ जी, एक बार कमेंट्स करके मुझे बता देंगे कि भाई बोर्ड विजिबल है, तो उसके बाद हम अपने सेशन की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। राइट, तो एक बार जल्दी से बताइए बेटा, बोर्ड विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, तो देखो आज का जो सेशन है मेरा, इस सेशन में हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बीकॉम जी प्रोग्राम के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है, बीबीए प्रोग्राम में भी है, एमबीए के भी अंदर है, राइट, और एमकॉम के भी अंदर है ना। मार्केटिंग एक ऐसा यूनिट है जो हर जगह आपको एज अ सब्जेक्ट देखने को मिलता है ना, मिलता है ना देखने को, चाहे वो आपका कोई भी कोर्स हो, हर जगह मिलता है। तो आज जो हमारी क्लास है, इस क्लास में मैं आपको मार्केटिंग के वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर ही याद करवाऊंगा जो आपके पेपर में हेल्प करेंगे। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट के पास मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, मतलब कहीं पर भी जहां भी मार्केटिंग आती है, वो इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। हर एक बच्चे के लिए मार्केटिंग की ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज इस एक क्लास में हम पूरा का पूरा मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एक तरह की लॉन्ग मैराथन क्लास होगी जिसमें हम लोग वन बाय वन करके अपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी क्लास में जुड़ जाओ सभी, सेशन को कर दो शेयर ताकि हर एक बच्चा क्लास का हिस्सा बन पाए। फटाफट एक बार सभी ज्वाइन करिएगा। मेरी आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट है ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बता देंगे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो, ठीक है। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं अब क्लास की? सेशन स्टार्ट कर लें बच्चे? चलिए, देखो कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्लास के अंदर ही मैं आपको सारी ही चीजें याद करवा दूंगा, ठीक है। आज की जो क्लास है, इस क्लास में मैं आपको सारे पॉइंट सारे के सारे पॉइंट टू द पॉइंट करवाने वाला हूं ताकि आप जब पेपर में आंसर्स लिखे मार्केटिंग के तो कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ये क्लास मैंने कॉमन इसलिए रखी है क्योंकि ये सभी का लगभग सभी के पास है सब्जेक्ट, ठीक है, हमारे चारों कोर्सेज में है ये। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक ही क्लास के अंदर कुछ ऐसा दे दिया जाए जिससे कि आपका पेपर बढ़िया हो जाए, है ना। और वो हर एक स्टूडेंट जो मार्केटिंग पढ़ता है सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अभी क्लास। तो हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग की, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मार्केटिंग है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट या टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है? हमारा मार्केटिंग है बच्चे। एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए अब ठीक है आई थिंक। हाँ, थोड़ा सा मैं लाइटिंग और कर देता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा।
हाँ, अब मुझे लगता है अब ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, टॉपिक पर आते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, ठीक है। मार्केटिंग की जो फिलोसफी है, मार्केटिंग के अंदर हम अगर बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग, तो वो आपने याद रखना है, कौन है, फिलिप कोटलर, ठीक है। फिलिप कॉटलर हैं जिन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया और हमें बताया कि मार्केटिंग जैसे भी कोई चीज है, यानी इससे पहले मार्केटिंग का जिक्र थोड़ा कम था, बट फिलिप कॉटलर के आने के बाद मार्केटिंग को थोड़ा अच्छे से समझा जाना लगा, ठीक है। इनको थोड़ा अच्छा जो है वो इम्पोर्टेंस दिया गया है अगर हम मार्केटिंग में फिलिप कॉटलर का नाम बताएं, राइट। तो वो क्या है, फादर ऑफ मार्केटिंग है, ये चीज याद रखिएगा। जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन मार्केटिंग के मीनिंग पर बनेगा, है ना। कि अगर मैं बात करता हूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं कोई भी मेरी नीड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नीड होती है एज अ कस्टमर, तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्च आउट करते हैं, देखते हैं कि वो मेरी जो जरूरत है वो कैसे पूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक पेन भी चाहिए है ना, तो वो पेन क्या है, आपकी नीड है, और पेन के लिए आप जो सर्चिंग करते हो, अलग अलग स्टोर्स पर जा रहे हो, तो वो क्या है, वो क्या है, आपकी नीड का सेटिस्फैक्शन है। आप अपनी नीड को पूरा करने के लिए सर्च आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वो मेरी नीड पूरी होएगी, राइट। तो जो हमारी मार्केटिंग है बच्चे, मार्केटिंग भी हमारी कहां से स्टार्ट होती है, नीड के आइडेंटिफिकेशन से होती है ना। कहां से स्टार्ट हो रही है, नीड के आइडेंटिफिकेशन से हो रही है। अब ये जो नीड है वो किसकी है, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की है ना। जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उन्हीं की नीड के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। और मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही कहां से होता है, नीड से होता है, कि मेरी ये नीड है और उस नीड को मैं पूरा करना चाह रहा हूं, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, ये उसके ऊपर बात करेगा, राइट। तो मार्केटिंग का सबसे पहला रूल कि हम नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि कस्टमर की नीड क्या है, और उसके हिसाब से हम अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। जो मार्केटिंग है बच्चे वो क्या करता है, वो ऐसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है जिन लोगों को नीड है, जिनकी जरूरत है। मार्केटर को पता होता है भाई मार्केटिंग कैसे करनी है, किन लोगों की जरूरत है, और जिनकी जरूरत होती है उसके हिसाब से ही ये काम करता है, ठीक है। सारा जो फिलोसफिकल वर्क है वो इसी बात पर है, ठीक है। तो मार्केटिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, इसका ओरिजिन क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन है, कि सबसे पहले ये जाना जाएगा कि हमारे कस्टमर कौन है, उनकी जरूरतें क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें नीड क्या है लोगों की, तो उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है वो इसके बाद ही आएगा। तो सबसे पहले क्या है, नीड का आइडेंटिफिकेशन है, और फिर कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम भी मार्केटिंग के ही अंदर आता है, ठीक है। मार्केटिंग को में अंदर आजकल हम क्या लाइन यूज कर रहे हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कि जो मेरा कंज्यूमर है वो क्या है, किंग ऑफ मार्केट है। इसी वजह से मार्केटिंग हमारी पूरी की पूरी किसके अराउंड घूम रही है, कस्टमर के अराउंड घूम रही है, हमारे कंज्यूमर के अराउंड घूम रही है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, मीनिंग का पता लगा कि भाई मार्केटिंग होती क्या है, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, चीजें समझ आई इतनी। भाई क्लास में आ जाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए जरूरी है, राइट। तो आप लोगों के लिए ही क्लास रखी है, जो भी बच्चा मार्केटिंग पढ़ना चाहता है आज इस क्लास में होना चाहिए है, जो भी मार्केटिंग का स्टूडेंट है, और मार्केटिंग के स्टूडेंट आप सब हो, है ना। तो मार्केटिंग वाला बच्चा यहाँ क्लास में आएगा आज, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर हम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो मार्केटिंग की थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल
बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से है, किस तरह से चीजें हुई है, राइट। जब हमने बिजनेस का इवोल्यूशन देखा तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्टेजेस हुआ करती थी और उन्हीं स्टेजेस को पार करते हुए मार्केटिंग हमारी स्टार्ट हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फिर हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट पर फोकस किया और सेलिंग के बाद चौथे नंबर पर आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और लास्ट में जो आजकल हम देख रहे हैं वो क्या है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, या फिर आप इसको होलिस्टिक मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग, ठीक है। किसके बारे में बात करता है, होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में बात करता है, राइट। देखो जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया सबसे पहले अप्रोच क्या हुआ करती थी कि हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्रोडक्शन पर करना है, बिकॉज देयर विल बी नो चॉइस। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास चॉइस की कमी थी, यानी इन लोगों के पास चॉइस नहीं होती थी, ठीक है। तो सारा फोकस किसके ऊपर था, प्रोडक्शन पर था। हमारा कॉन्सेप्ट होता था कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता रहेगा उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में हुआ जब हमने मार्केटिंग की बात करी। तो इवोल्यूशन हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्शन से हुआ है। कि पहले क्या हुआ करता था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता था। मैं आपको बिल्कुल ले लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं। मैं यहाँ पर आज कोई भी बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको कहानी की फॉर्म में मार्केटिंग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस क्लास के साथ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। जब तक मार्केटिंग हमारा खत्म नहीं होता, आज हमारी क्लास ही खत्म नहीं होगी, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि पहले हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर था, प्रोडक्शन के ऊपर था, कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा आउटपुट बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम बीता और उसके बाद हमारा जो कस्टमर है वो थोड़ा सा अवेयर हो गया, ठीक है। उसे ये पता चल गया कि एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए है या क्या चीज होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा हमारी फर्म हुई बहुत ज्यादा फर्म बनने लगी, है ना। फर्म जो है वो उनका नंबर बढ़ गया और फर्म का नंबर बढ़ने पर कंपटीशन हो गया, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से हर एक फर्म अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करेगी, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करेगी, प्रोडक्ट की उसकी क्वालिटी पर फोकस करेगी, ठीक है। और इसी दौरान प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया वो कौन सा था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जहां पे स्पेसिफिक ये बोला गया कि हमें प्रोडक्ट को बनाना तो है लेकिन उस प्रोडक्ट में कुछ स्पेसिफिक फीचर ऐसे डालने हैं जो उसे यूनिक करते हो, जो दूसरों के पास नहीं है। हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेस्ट हैं, ये चीज हमारी फोकस हुई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट बन गया है तो अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीवर भी करना पड़ेगा, है ना। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में फोकस हुआ कि हमें एफर्ट करने होंगे, एफर्ट ऑन प्रमोशन, ठीक है। किस पर फोकस करना होगा, प्रमोशन पर एफर्ट करना होगा। अगर हम अपने प्रमोशन पर एफर्ट्स कर रहे हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो अपने आप ही बिक जाएगा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो अपने आप ही सेल हो जाएगा। ये चीज हमारी सेलिंग कॉन्सेप्ट ने बताई, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट ने हमें ये कहा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अगर लगातार चलेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे डिलीवर कर सकते हैं। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस कर रहा था प्रमोशन के ऊपर कि हमें जितना ज्यादा हो सके उतना प्रमोशन करना है, जितना प्रमोशन करेंगे उतना ही लोगों तक जानकारी हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाएगी और उतना ही हमारा फोकस हमारा जो सेल मार्जिन है वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद एफर्ट करने से, मतलब सिर्फ प्रमोशन करने से बात नहीं बनेगी।
अंधाधुंध प्रमोशन करना भी सही नहीं है, ये बात भी समझ में आई, ठीक है। और इस वजह से हमने क्या फोकस करा, फिर अगला कॉन्सेप्ट हमारा मार्केटिंग का आया, ठीक है। और मार्केटिंग में क्या बोला गया कि हम प्रमोशन तो करेंगे, लेकिन प्रमोशन करने से पहले नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फोकस किसके ऊपर हो गया, नीड पर हो गया, कि पहले ये जानिए कि कस्टमर की नीड क्या है और उस नीड के मुताबिक प्रोडक्ट बनाइए और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको डिलीवर करिए, ठीक है। ये चीज हमारी फोकस हुई इसके अंदर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। भाई जो भी बच्चा जुड़ा है क्लास में लाइक करेगा, फटाफट सेशन को शेयर कर देगा, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारी क्या है, इसमें नीड को आइडेंटिफाई करने की बात बोली गई, और जैसे ही हमें नीड का पता लगा हमने वही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना शुरू करा जो उसकी जरूरत है, ठीक है। और अभी हम आजकल किसके बारे में बात हो रही है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। यानी ये क्या करता है, ऑल थिंग्स इंक्लूड, मतलब जो चीज हमारी पीछे रह गई थी, यानी जो हमने स्टेप वाइज करके चीजें सीखी, पहले प्रोडक्शन सीखा, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर फोकस करा, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट पर आए, फिर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर आए, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बाद हमने किस पर फोकस करा है, आजकल होलिस्टिक मार्केटिंग पर फोकस करा है, कि भाई हम कस्टमर से रिलेटेड हर एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। कस्टमर से रिलेटेड हमारा जो भी एस्पेक्ट है उन सारे एस्पेक्ट पर फोकस हम करेंगे, ठीक है। ये चीज अभी का हाल फिलहाल का हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, दैट इज सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इतनी बात समझ आई सबको, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि मार्केटिंग किस तरीके से हमारी इवेल्युएट हो रही है, कैसे ये हमारी यूजफुल है, ठीक है, और किस तरह से हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो डाल रही है। क्लियर है ये बात, इतनी बात आगे समझ में। अच्छा, अब हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगला हमारा टॉपिक क्या बनेगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। कि जो हमारी ये मार्केटिंग है या विपणन है, इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके कार्य क्या हैं। जो मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, इस मार्केटिंग में फंक्शंस क्या क्या आएंगे बताइए, जिसको भी पता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो इसमें फंक्शन हम बता रहे हैं, बार बार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीड आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है मार्केटिंग का, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है मार्केटिंग का रोल, इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल बिल्कुल हमें पता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मेरा सारा का सारा जो मार्केटिंग एफर्ट है, मैं सारा जो मार्केटिंग एक्टिविटी करता हूँ, उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, राइट। मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, राइट। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ शेयरिंग। अच्छा, क्या इसमें हम स्टोरेज का फंक्शन भी करते हैं क्या, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, तो हाँ बिल्कुल करते हैं, हम अपने मटेरियल को स्टोर भी करते हैं। आपने प्लेस मिक्स पढ़ा होगा, है ना, प्लेस मिक्स पढ़ा होगा, तो वो स्टोरेज का फंक्शन हमारा यहीं पर हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मार्केटिंग के अंदर ही हम और क्या बात कर रहे हैं, प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। प्राइसिंग फिक्स करता है फॉर आवर प्रोडक्ट, कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए प्राइस को फिक्स करने का काम भी मार्केटिंग के ही अंदर आ रहा है। क्योंकि जब तक हमें खुद से ये नहीं पता होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है, वो किस प्राइस पर काम करता है, तब तक हम अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। नॉर्मल सी बात है कि जब तक हमें ये खुद ही पता ही नहीं है कि भी मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होगा, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इस वजह से मार्केटिंग के अंदर ये बात आ जाती है कि हमें पहले नीड को आइडेंटिफाई करना होगा, ये हमारा फंक्शन हो गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड। इसके बाद हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट आवर प्रोडक्ट। एंड तीसरा कि हम अपने मटेरियल को स्टोर करने की बात कर रहे हैं,
ठीक है, कि जो मटेरियल है उसको हमें स्टोर करके रखना होता है, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो वर्किंग है वो भी हम मार्केटिंग के ही अंदर करते हैं। और इसके अलावा हम अपने प्राइस को फिक्स कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होगा, इसके ऊपर हमारा सारा का सारा जो है वो फोकस है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में, क्लियर हुआ ये सारा पॉइंट। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन के लिए और भी कुछ पॉइंट आपके बुक्स के अंदर दिए होंगे, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, है ना। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देने का काम तो इजी है, डिस्क्रिप्शन करना वो तो इजी है ना, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आपका मीनिंग जो है वो क्लियर है। अच्छा, अब ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फोकस करते हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, और ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मतलब कि कोर्स नहीं होगा जिसमें मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात ना हो, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलरली मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में हर बार फोकस होता है और पेपर में क्वेश्चन भी बनता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को पहले समझो। एनवायरनमेंट क्या है, कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल है, ठीक है, या फिर आपकी अनकंट्रोलेबल है। अब चाहे वो फोर्सेस हमारी कंट्रोलेबल है या फिर अनकंट्रोलेबल है, वो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी पर असर डाल रही है, बिजनेस की एक्टिविटी पर असर डाल रही है। तो वो चीज क्या है, वही हमारा क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, वही हमारा क्या है बच्चे, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। अगर मैं बात करूं कि भी हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से ही अफेक्ट होता है, तो हमारे बिजनेस के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है उसमें जो कंट्रोलेबल फैक्टर है और जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है दोनों मिलकर के बिजनेस एक्टिविटी पर सॉरी असर डालता है, तो वो हमारा क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। इट रेफर टू ऑल द फोर्सेस विच अफेक्ट आवर बिजनेस एक्टिविटी, वही हमारा क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसी में हमारे पास या तो इंटरनल होगा, है ना, या फिर आपका एक्सटर्नल होगा, दो ही तरह से हो सकता है। हमारा जो मार्केटिंग है उसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, या तो वो इंटरनल तरीके से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है या फिर एक्सटर्नल तरीके से अफेक्ट करता है। जो मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट है इसको हम आंतरिक वातावरण बोल देंगे, भाई आंतरिक वातावरण है, ठीक है। और ये एक ऐसा वातावरण है जो बिजनेस के अंदर, बिजनेस में जो प्रेजेंट है एलिमेंट उनकी वजह से अफेक्ट होता है। ठीक है, अब लाइक हमारे बिजनेस की पॉलिसी क्या है, ठीक है, हमारे बिजनेस के रूल्स क्या हैं, ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हमारे यहाँ के पैटर्न्स क्या हैं, कम्युनिकेशन किस तरह का है, राइट। कुछ इस तरह के फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस के काम पर असर डालेंगे, हमारे बिजनेस एक्टिविटी पर असर डालते हैं, राइट। कि हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर एक कुछ इंटरनल फैक्टर है, यानी विद इन द बिजनेस, लाइक हमारी पॉलिसी है, तो पॉलिसी की वजह से मार्केटिंग असर डाल देगी, है ना। कि मान लीजिए आपकी पॉलिसी है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही बनाते हैं, और अचानक से अगर आपकी पॉलिसी चेंज हो जाती है तो वहां पर आपका मार्केटिंग पर असर होगा, है ना। पहले हम पॉलिसी जो है वो किस अकॉर्डिंग बना रहे थे, कॉस्मेटिक पर बना रहे थे, फिर आपका जब प्रोडक्ट लाइन चेंज हुआ तो उसके बाद हमारा पॉलिसी की वजह से मार्केटिंग का एफर्ट हमारा चेंज हो गया, है ना। हमारी जो डायरेक्शन है वो भी एकदम बदल गई, है ना। हमारी डायरेक्शन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बताओ आप लोग, है ना।
तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रेजेंट एलिमेंट है, यानी जो इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर बात करते हैं तो वो क्या है, प्रेजेंट वो एलिमेंट है जिनकी वजह से बिजनेस के अंदर की जो एक्टिविटी है वो असर होती है। ठीक है, हमारे बिजनेस रिलेटेड जो रूल है, राइट, हमारे बिजनेस रिलेटेड जो रूल है उन रूल की वजह से भी हमारी एक्टिविटी अफेक्ट होती है। ठीक है, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे बिजनेस का पैटर्न क्या होता है, यानी वहां पे स्ट्रक्चर किस तरह का है, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, तो इन सारी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर भी मार्केटिंग है उसमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट का टॉपिक आपका जरूर बनता है, और उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट आपसे एग्जामिनर पूछता है भाई। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी भाई। ठीक है, काफी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई बिजनेस के अंदर हमारा ये याद रखिएगा कि इंटरनल जो फैक्टर है वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। दूसरा हमारे पास फैक्टर आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको हम बाह्य बोल देंगे, है ना। इंटरनल आंतरिक होता है और एक्सटर्नल क्या है, बाह्य। एक हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे वो फोर्सेस आते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस है, राइट। ठीक है ना, ये कैसे फोर्सेस है, जो आउटसाइड द बिजनेस है, यानी हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बट आउटसाइड में रहकर, बाहर रहकर भी हमारे बिजनेस पर असर डालते हैं। तब हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कौन कौन आएगा एक्सटर्नल के अंदर। एक्सटर्नल को मैं दो तरह से डिवाइड करता हूं बच्चे, एक आपका माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर आएगा, ठीक है, और एक आपका मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर आएगा। क्लियर है ये पॉइंट, कि जो मेरा बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें वो सारी फोर्सेज आती हैं जो बिजनेस के बाहर हैं लेकिन फिर भी हमारी एक्टिविटी पर असर डालेंगी। ठीक है, ये बात समझ आई कि माइक्रो का मतलब क्या है और मैक्रो का मतलब क्या है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होगा, माइक्रो एनवायरनमेंट होगा इंडिविजुअल फैक्टर, कोई भी इंडिविजुअल फैक्टर जो बिजनेस पर असर डालता है। और मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर कौन से होते हैं, जो होल इकोनॉमी पर असर डालते हैं। क्लियर है, यहां पे इंडिविजुअल फैक्टर फॉर्म के लिए यूज हुआ कि जो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालेंगे या किसी एक ही फॉर्म पर असर डालते हैं, उन्हें हम माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर बोल देंगे। और अगर किसी भी पॉलिसी का असर पूरे के पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है तो वो मेरे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, भी क्लास को लाइक कर दो, क्या बात है, ये क्लास को लाइक नहीं कर सकते तुम लोग? क्लास को लाइक कर दिया करो, ऐसे काम मत किया करो। देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर कौन है, आपका सप्लायर है। अगर सप्लायर ने रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया तो हमारे बिजनेस पर असर होगा, है ना, लेकिन उसका असर तो मेरे ही बिजनेस पर होएगा ना, बाकी सब पे तो नहीं होगा। अगर मेरे जो इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा लगाने से मना कर दिया तो असर होगा, है ना। हमारे जो कस्टमर है वो किसी दूसरे बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर गए तो हमारे बिजनेस पर असर होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। है ना, हमारा जो ऑनर है, ऑनर की जो पॉलिसी है, ऑनर है, सप्लायर हो गए, मेरे बिजनेस का होलसेलर, मेरे बिजनेस का रिटेलर, मेरे बिजनेस का एजेंट, तो ये सारे माइक्रो इंडिविजुअल फैक्टर सिर्फ मेरी ही फर्म पर असर डालेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं।
हैं, क्योंकि इनका असर सिर्फ मेरे ही फर्म पर हो रहा है, सिर्फ मेरे ही फर्म पर हो रहा है। ठीक है ना। और दूसरा मेरे पास कौन सा फैक्टर आता है, तो फैक्टर क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट, जो सारी की सारी इकोनॉमी को असर डालता है, यानी कि पूरे जितनी भी फर्म है सभी फर्म पर असर डालेगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे भाई, मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर जो है वो बोल देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैक्रो, तो इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर है। अच्छा, इसमें हमारे पास कौन से आ जाएंगे, हमारा डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, अगर मैं कहूँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपका, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, पूरे की पूरी इकोनॉमी डालेंगे, यानी इनका जो असर है वो सिर्फ एक ही फर्म पर नहीं होगा, सारी की सारी फर्म पर होगा, है ना। ये इंडिविजुअली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी फर्म को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे आपका डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट, यानी पर्टिकुलर एज ग्रुप या पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन फीमेल और मेल है वो सारी की सारी इकोनॉमी पर असर डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए, डिफ्लेशन आ जाए, तो उस केस में हर एक बिजनेस पर असर होगा। सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी से रिलेटेड, कि सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा हो रहा है, कोई वार छिड़ गई है ना, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उनका असर सब पर होगा ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है भाई किसी सिर्फ एक ही इंडिविजुअल फैक्टर पर हो रहा है, सबके ऊपर असर होगा, है ना। अगर हम बात करें लीगल एनवायरनमेंट, लीगल है, कोई कोई लॉ है, तो लॉ या एक्ट सभी फॉर्म के लिए कॉमन होंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, किसी पर्टिकुलर पार्टी की वजह से कोई नई पॉलिसी हमारी आ गई है ना। तो ये चीज ओवरऑल अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है, ये क्या करता है, हमारे बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उन एक्टिविटी पर असर डालता है, यानी जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उन पर इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर जो है वो होता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें आगे थोड़ा, तो उसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है सेगमेंटेशन का। इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन की। देखो सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, ये मेरी पूरी मार्केट है, तो इस मार्केट के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 एंड 4, और ये जो 4 टुकड़े मैंने करे हैं ये स्पेशल फीचर पर करे हैं, राइट। और फीचर किसके, कस्टमर के, कि मेरा जो कस्टमर है उसको हमने किसी पर्टिकुलर फीचर के अकॉर्डिंगली क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया है, हमने ये बता दिया है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन क्या होती है, सेगमेंटेशन इज बेसिकली कि हमारी पूरी की पूरी मार्केट को हम किसी बेस बनाकर कस्टमर को डिवाइड करते हैं, और इससे हमें क्या मिलता है, एक मार्केट मिलती है, टारगेट मार्केट मिलती है, ठीक है।
अच्छा, इसमें हमारा बेस क्या हो सकता है? मेल और फीमेल हो सकते हैं, है ना, कि मैंने एक मार्केट मेल के लिए रखी है कस्टमर मार्केट और एक फीमेल के लिए रखी है, तो यहाँ पे सिर्फ मेल से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे और यहाँ पे फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, है ना। या फिर मैं एज का फैक्टर ले सकता हूँ कि मैंने पहले 0 से 10 साल के एज के लोग हैं उनके लिए प्रोडक्ट बनाने हैं, या मैं 50 प्लस वाले लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ, या 30 to 50 वालों के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ, है ना। तो ऐसे करके मैंने मार्केट के 3 हिस्से कर दिए, तो वो चीज क्या है, वो सेगमेंटेशन है ना। और क्या हो सकता है, लोगों का एटीट्यूड, कि लोगों का एटीट्यूड कैसा है अबाउट द प्रोडक्ट, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या लॉयलिटी हो सकती है कि लॉयल कस्टमर हमारे कौन से हैं और वो कौन से कस्टमर हैं जो लॉयल नहीं है ना। तो मेथड आपका कोई भी हो सकता है। बेसिकली मैं आपको सेगमेंटेशन में क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो सेगमेंटेशन होती है वो पूरी की पूरी मार्केट को क्या कर रही है, कस्टमर्स को डिवाइड कर रही है, कि पूरी मार्केट को हम टुकड़ों में बांट देंगे ताकि हर एक कस्टमर पर फोकस हो, हम अपने सारे कस्टमर पर फोकस कर पाए। यहां से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बेसिस पर बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस फॉर द कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, जो हमारी कस्टमर सेगमेंटेशन है उसके बेसिस क्या हो सकते हैं, किन बेस पर कस्टमर सेगमेंटेशन होती है। अच्छा, एक बार जब मैं सेगमेंटेशन कर देता हूं तो अगला मेरा काम होता है टारगेटिंग का। ठीक है, अगला काम क्या है, टारगेटिंग का है। अब मैंने मार्केट को बांट तो दिया, अब मेरा काम क्या होगा, उस पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करने का, कि उसके अंदर जो कस्टमर हैं, ठीक है, जो हमारे कस्टमर हैं उनकी हर नीड को हम क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। ठीक है, हमारे जो कस्टमर हैं उनकी नीड को फुलफिल कर पाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के बाद अगला मेरा टारगेटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें मेरा फोकस किसके ऊपर होगा कि मैं हमारे जो कस्टमर है उसके नीड को पूरा कर सकते हैं, और अगर मैं उनकी नीड को पूरा कर पाया तो मैंने अपने टारगेट मार्केट का जो सेगमेंटेशन है वो सही किया है। ठीक है, और तीसरे स्टेप में हम कहां पर आते हैं, पोजीशनिंग पर आते हैं। यानी कि मेरा जो ब्रांड है वो मार्केट में कहां पे स्टैंड करता है, राइट, वो मेरे लिए क्या है, पोजीशनिंग है। वो मेरे लिए क्या रहेगी, पोजीशनिंग, कि मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ब्रांड है वो मार्केट में कहां पर स्टैंड करता है। क्योंकि जब तक मैंने सेगमेंट नहीं करा था, टारगेट नहीं किया था, तब तक मैं इस चीज को इवैल्यूएट ही नहीं कर सकता था। बट आफ्टर द इवैल्यूएशन आई कैन सी, मैं ये देख सकता हूँ। ठीक है, और मेरा जो फोकस है वो ब्रांड के ऊपर होगा और मैं अपने ब्रांड को फोकस करूंगा। ठीक है, और ब्रांड फोकस करने के बाद मेरा जो मार्केट में शेयर बनेगा, जो मेरा परसेंटेज बनेगा, कितना परसेंट मेरा मार्केट शेयर बन चुका है, उसके हिसाब से मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, उस चीज को क्या बोला जाएगा, दिस इज पोजीशनिंग। वो हमारा क्या होता है, पोजीशनिंग होती है। क्लियर हुआ ये प्रोसेस, समझ आया सबको। इसको आपने STP ऐसे समझना है। कैसे समझोगे STP, पहले क्या करते हैं, सेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप आपका टारगेटिंग का है, तीसरा स्टेप आपका पोजीशनिंग का है। आई बात समझ में कि सबसे पहले सेगमेंटेशन होएगी, ठीक है, इसके बाद हमारा टारगेटिंग होगा और उसके बाद पोजीशनिंग होगा। क्लियर, आई बात समझ में यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएं। ठीक है भाई, देखो भाई YouTube पर जो क्लासेस आनी है वो तो आ चुकी हैं, इसके बाद क्लास नहीं आएंगी। ठीक है, सारी क्लासेस आपकी गूगल मीट पर चल रही हैं, तो वहां पे जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। चलिए,
तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एसटीपी तक का। अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? स्टडी ऑफ कंज्यूमर है। ठीक है, हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? स्टडी ऑफ आवर कंज्यूमर, कि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको हम स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर है वो क्या काम करते हैं। राइट, द कंज्यूमर बिहेवियर इज बेसिकली अबाउट स्टडी ऑफ आवर कंज्यूमर। ठीक है, ताकि हम एक जो टारगेट सेट करने वाले हैं, मार्केट जो सेट करने वाले हैं वो क्या हो? सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी ऑफ कंज्यूमर है कि भाई हम कंज्यूमर को स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नीड के ऊपर बनता है कि भाई कस्टमर को पढ़ना क्यों जरूरी है, या कस्टमर बिहेवियर को हम स्टडी क्यों करते हैं, इसके पीछे हमारा लॉजिक क्या है। वाई वी नीड टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों है इसकी जरूरत? तो जरूरत सिर्फ इसीलिए है कि भाई हम अपना एक फाइनल प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, और ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल बेहतर हो, बेहतरीन हो, है ना, जो मार्केट में सबसे अलग हो, डिफरेंट हो, यूनिक हो। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन फैक्टर्स के ऊपर बनता है, वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर हमारा असर डालता है, कंज्यूमर का जो बाइंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें उसका क्या आ जाता है? उसकी हैबिट आ सकती है। ठीक है, कि अगर कोई कंज्यूमर ऐसा है जो अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग ही परचेज करता है तो वो किसी दूसरे प्रोडक्ट पर जो है वो नहीं जाएगा। राइट, उसका इनकम है कि उसकी इनकम जो होगी वो उसकी परचेजिंग पावर को बताती है। राइट, जितनी उसकी परचेजिंग पावर, जितनी उसकी इनकम, उसके हिसाब से ही वो खरीदेगा, है ना। और क्या हो सकता है बताओ? और क्या हो सकता है? उसका एटीट्यूड, कि उसका फर्म के प्रति कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके का एटीट्यूड है। राइट, उसकी जो है लॉयलिटी, कि वो कितना ज्यादा लॉयल है, कितना ज्यादा लॉयल नहीं है। ठीक, उसका एज फैक्टर मैटर करता है कि उसका एज ग्रुप कौन सा है। राइट, उसका जो है परसेप्शन, परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, परसेप्शन उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, वो चीज मैटर करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। अब इन्हीं को हम अलग अलग तरह से एक पर्टिकुलर वर्ड लिख करके डिवाइड कर देते हैं कि ये जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या ये जो पर्टिकुलर है वो आपके बिहेवियरल फैक्टर है, डेमोग्राफिकल फैक्टर है, इस तरह से। बस थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है। मैंने आपको ओवरव्यू दिया। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देखो मेरी बात को समझो। अगला मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बनेगा? अब हम अपने 4P पर आ जाते हैं। हमारे मार्केटिंग के अंदर 4 जो है वो P होते हैं। अच्छा, कौन कौन से P होते हैं? सबसे पहला P है प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस, फिर आपका प्लेस, और फिर आपका प्रमोशन। ठीक है, हमारे पास कितने P हैं? ये आपका एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है ये? मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट है। राइट, इट वाज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, कि जो हमारी मार्केटिंग मिक्स है ये उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, और 4P के अंदर मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है? प्रोडक्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट की बात करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट की पैकिंग,
प्रोडक्ट की लेबल, राइट, ब्रांड, क्वालिटी, ठीक है, दीज आर द एलिमेंट जो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है प्राइस। अब प्राइस किस पर होता है? प्राइस को सेट करने के मेथड है भाई, है ना, फैक्टर है जिसको कंसीडर करना पड़ेगा, फैक्टर टू कंसीडर प्राइस, कि जब आपको प्राइस सेट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड होंगे, राइट। अच्छा, जो प्लेस है, प्लेस किस पर फोकस करता है? स्टोरेज पर फोकस करता है और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करता है, कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर हो रहा है, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मेरा डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड क्या होगा, तरीका मेरा क्या रहेगा, इसके हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए, उसके बाद प्रमोशन। प्रमोशन के तो इतने सारे एलिमेंट हैं, आपका एडवर्टीजमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, ठीक है, पर्सनल सेलिंग है, या फिर मैं कह दूं सेलिंग प्रमोशन टेक्निक है। तो कितने सारे ही मेथड हैं जिनका हम यूज करते हैं, है ना, टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। ठीक है, 4P समझ आए सबको? अब एक एक करके बात कर लें इनकी। पहले हम प्रोडक्ट पर आते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। जैसे आपका आता है प्रोडक्ट आइटम। प्रोडक्ट आइटम में नेचर ऑफ प्रोडक्ट आता है, ठीक है, कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, वो मेरी प्रोडक्ट आइटम होती है जिसमें हम डील करते हैं। डील प्रोडक्ट आइटम क्या है? जो मेरा आइटम जिसके अंदर हम डील करते हैं वो मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट का आइटम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वर्ड आता है प्रोडक्ट लाइन। इसका मतलब होता है सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। जो मेरी प्रोडक्ट लाइन है वो क्या है, सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है, कि यानी कि सिमिलर नेचर में आपके कौन कौन से पार्ट हैं जो प्रोडक्ट लाइन का हिस्सा बनेंगे, है ना। कि जैसे आप किसी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो ग्रोसरी शॉप पर आपको दिखेगा कई आपके अपार्टमेंट बने होंगे, है ना, और उन अपार्टमेंट में सिमिलर तरह का प्रोडक्ट होगा, है ना, तो वो क्या है, उस फर्म का, उस ग्रोसरी शॉप का प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ड आएगा प्रोडक्ट विड्थ। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि कितने तरह के प्रोडक्ट डील करते हैं, वो मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट का विड्थ होगा। ठीक है, वो मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट का विड्थ होगा। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड टर्म आती है ब्रांड। ठीक है, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क। ठीक है, ब्रांड कोई नेम हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, राइट, जो क्या करे, हमें यूनिक दिखाए, जिससे हम आइडेंटिफाई होते हैं। मार्केट में हम जिससे आइडेंटिफाई हो सकते हैं वो मेरा ब्रांड होता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने का तरीका क्या है, उसका ब्रांड है। क्योंकि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट आर देयर, इतने सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं,
और उन प्रोडक्ट में मेरा जो ब्रांड होगा उसको मैं कैसे पहचानूं, वो मेरी ब्रांड है। ठीक है। एंड ब्रांडिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ए ब्रांड, यानी उस मेथड को जिससे हमने ब्रांड को एक्वायर करा, यानी मार्केट के अंदर मैंने अपना नाम आइडेंटिफाई कर दिया, वो मेरा ब्रांडिंग है। उस चीज को क्या बोल देंगे? ब्रांडिंग बोल देंगे। ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है? रजिस्टर्ड ब्रांड। ठीक है। जब आप अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा? ट्रेडमार्क बन जाएगा। ठीक है। वो क्या बन जाएगा भाई? ट्रेडमार्क। अब इसी में आपके फंक्शन बनते हैं कि जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग के फंक्शन क्या होते हैं? एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए ब्रांडिंग के फंक्शन क्या हैं। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि बताओ ब्रांडिंग के फंक्शन क्या होंगे। तो उस केस में पता होना चाहिए भी ब्रांडिंग के फंक्शन क्या है। आई बात समझ में? ब्रांडिंग के फंक्शन आपको डिफाइन करने हैं। ठीक है। तो ब्रांडिंग के फंक्शन क्या है? प्रमोशन करना है, यूनिकनेस को डिफाइन करना है कि भी हमारा यूनिकनेस दिखाई दे। इसके अलावा इमेज क्रिएशन होता है कि हम अपनी इमेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं और कस्टमर जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। इसीलिए तो हम ब्रांड बनाते हैं ताकि उसको इजीली क्या कर पाए? आइडेंटिफाई किया जा सके। हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, हम अपनी यूनिकनेस को दिखाते हैं। हमारे बिजनेस की यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉलिसी। तो वो ब्रांड से ही पता लगती है। क्लियर? सब्जेक्ट आपका मार्केटिंग चल रहा है भाई, मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। ब्रांडिंग की अगर मैं थोड़ा और बात करूं तो ब्रांडिंग में आपका कॉन्सेप्ट होता है ब्रांड के ऊपर कि व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ ए ब्रांड। कौन सी क्वालिटी एक ब्रांड में होनी चाहिए है? सबसे पहला यूनिक, कि ब्रांड बिल्कुल यूनिक हो। इसके अलावा इजी टू प्रोनाउंस, अगर वो कोई वर्ड है तो उसको प्रोनाउंस करना इजी हो। इजी टू रिमेम्बर, उसको याद रखना इजी हो। ठीक है। इसके अलावा वेरी शॉर्ट होना चाहिए है। ठीक है। और नॉट टू रिजेंबल विद अदर, किसी और जैसा ना हो। ठीक है। इन सारी चीजों से हमारा जो ब्रांड है वो यूनिक बनेगा। उसमें कुछ एसेंशियल क्वालिटी बनेगी जो उस ब्रांड को अलग दिखाता है, जो अपने ब्रांड को अलग दिखाएगा। ठीक है। तो वो चीज इसके अंदर आती है। ये कौन है? एमडी सब्जेक्ट पूछ रहे हो, वर्ड से नहीं समझ आया? कॉमर्स चल रही है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। कॉमर्स के अंदर आपको ब्रांड कहाँ देखने को मिलता है? कौन सा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे ब्रांडिंग का जिक्र होगा? हाँ, चलो इसके बाद बात करेंगे पैकेजिंग पर। पैकेजिंग के लेवल, तो इसमें 3 लेवल आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है? जब हम बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को पैक करते हैं, है ना, एक बड़ा कंटेनर है और उसके अंदर हमने प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो वो प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग उस कंटेनर को बोलेंगे। और टर्शरी पैकिंग क्या है? उसका जो ऊपर वाला हिस्सा जिसके अंदर प्रोडक्ट ऑलरेडी है, वो मेरा क्या है? टर्शरी पैकिंग है।
वो क्या है? टर्शरी पैकिंग। समझ आया? सिंपल है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका टूथपेस्ट है राइट। अब टूथपेस्ट को आपने देखा होगा कवरिंग तो होती है। अब वो कवरिंग कैसे होती है? एक साथ इतने सारे बॉक्सेस रखे होते हैं और उन बॉक्सेस को कवर करके पैक करवा के डिलीवरी करते हैं, तो वो क्या है? प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग कौन सी होगी? जो उसका गद्दा है ना, जिसके अंदर वो पेस्ट आता है, वो सेकेंडरी है। और टर्शरी क्या हो जाएगी? वो उसका कंटेनर बॉक्स जिसके अंदर पेस्ट ऑलरेडी है, राइट। तो ऐसे करके पैकिंग के 3 लेवल हमारे आ जाते हैं और इन्हीं 3 लेवल्स के ऊपर हमारी पैकिंग वर्क करती है। अच्छा, जो पैकेजिंग है ये क्या काम करेगी? इसका काम क्या होता है? सेफ्टी टू प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रमोशन का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? लेबल होता है। और लेबल क्या करेगा? डिस्क्रिप्शन देगा प्रोडक्ट का, ठीक है। ये क्या करेगा? इसके ऊपर पैकिंग के ऊपर एक लेबल होगा और वो लेबल क्या करेगा? मेरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करेगा, उसको डिस्क्रिप्शन देने का काम करेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए, लेबल के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है ना, लेबल तो पता ही होगा सबको कि क्या है। लेबल तो बेसिकली वही है आपका, जहां पे हम बात करेंगे किसमें कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ टू यूज, राइट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी डिटेल, है ना। यही सब होता है एक लेबल के ऊपर, जो हमारा लेबल है। इसके अलावा तो भी होता है, तो बता दो लेबल के अंदर क्या यही सारी चीजें होती हैं? पता होगा सबको। हाँ बिल्कुल। चलो, अच्छा, तो क्या प्रोडक्ट समझ आया? प्रोडक्ट समझ आ गया। आगे बढ़ेंगे प्राइसिंग पे। अब जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाता है तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है सेल ऑब्जेक्टिव और एक होता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एक हो जाएगा सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट को एक प्राइस देते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्या होगी, ठीक है। उस प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी वो चीज हम डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक प्राइस डिसाइड करूंगा, ठीक है। क्या करेंगे? एक प्राइस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले सेल ऑब्जेक्टिव होगा, फोकस, इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ शेयर, उसको बढ़ाना, ठीक है। सेल यूनिट्स को बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव होगा, सिंपल। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट में हमारा फोकस होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना, ये होगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए हमारा सर्वाइवल हो, राइट। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से हम प्राइस रखते हैं। अब आप समझ के देखो कि अगर आप एक प्राइस नहीं रख रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट को प्राइस नहीं दे रहे, तो क्या होगा? हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे क्या? नहीं। क्या बगैर प्राइसिंग कोई भी बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज हमारी हो जाती है। चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं और प्राइसिंग के कुछ मेथड आपको बता रहा हूं
कि जब प्राइस डिसाइड होता है तो कैसे मेथड यूज होंगे। जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है ये कौन सा है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। इसमें क्या होगा कि मेरी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में मैं कुछ मार्जिन ऐड करूंगा और उसके बाद प्राइस सेट करूंगा, ठीक है। उसे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोलते हैं। कि मेरा कोई कॉस्ट है, कि मान लो मैंने ये मार्कर बनाया और मार्कर बनाने में मेरे को 150 रुपए की कॉस्ट आ गई। अब मैंने मार्जिन 50 का जोड़ दिया तो 200 रुपए का प्राइस मैं इसका बना दूंगा, है ना। तो वो क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। दूसरा अगला हमारा मेथड होगा वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग। यहां पे होगा कस्टमर वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अगर हमारे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट वैल्यूएबल है तब तो हम हाई प्राइस रखेंगे, और अगर वैल्यूएबल नहीं है तो लो प्राइस रखेंगे, ठीक है। और जानते हैं थोड़े और करते हैं आगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग में तो आपका कौन सा मेथड यूज होगा। एक आपकी होती है गोइंग रेट प्राइसिंग, जिसमें हर रोज प्राइस बढ़ता है, लगातार प्राइस बढ़ता जाएगा, वो आपकी गोइंग रेट प्राइसिंग है, ठीक है। जहां पे डेली आपका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। गेटिंग। इसके बाद आपकी टेक्निक होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, इनिशियली लो प्राइस होता है और फिर जब हम ग्रो करते हैं तब हमारा प्राइस बढ़ता है। इसे बोला जाएगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसके बाद है प्राइस स्कीमिंग। यहां पे क्या होगा कि हमारा इनिशियली जो प्राइस है वो तो आपका हाई है और जो ग्रोथ रेट है वो आपका लो है, ठीक। तो वो क्या है, प्राइस स्कीमिंग। उसे हम क्या कह देंगे, प्राइस स्कीमिंग बोल देंगे। भाई पहले तो हम प्राइस को ज्यादा रख रहे हैं और उसके बाद कम रख रहे हैं। यहाँ पे फोकस होता है कि भी मैं ना एक ही बार में सारा का सारा जो मार्केट है उसको कैप्चर करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए प्राइस स्कीमिंग टेक्निक यूज होती है। एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, है ना। जहां पे हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और बताती है कि प्राइस इतना रख सकते हैं, हमारा इतना प्राइस ही रहेगा, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। वो क्या है, एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है या सपोर्ट प्राइस है। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेथड्स। कैपिटिव प्राइसिंग है, जिसमें मार्केट का एक बड़ा सेगमेंट टारगेट करते हैं और फिर उससे प्राइस चार्ज करते हैं, वो होता है कैपिटिव प्राइसिंग। ठीक है, कैपिटिविटी एक तरह से हो गई। क्लियर है, मेथड समझ आ रही है प्राइसिंग की। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है,
जहां प्राइस होता है अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर। मेरे जो कॉम्पिटिटर है, अगर उन्होंने 10 रखा तो मैं भी 10 रखूंगा, ठीक है। 10 से नीचे बेशक हो जाए, ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर? क्लियर है? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अकॉर्डिंग, प्राइस कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्पिटिटर होगा, कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने जो प्राइस रखा हुआ है उसके हिसाब से हम चलेंगे। इतनी बात समझ आ गई सबको? क्लियर है ना सारे पॉइंट? तो ये मेरा जो पार्ट है वो क्या है? प्राइसिंग है। आगे बढ़ते हैं प्लेस पर। प्लेस में स्टोरेज आती है ना? और स्टोरेज के लिए आपको क्या याद रखना है? वेयर हाउसिंग याद रखनी है। कि जब मैं प्रोडक्ट को बनाता हूँ तो उसका एक सेफ प्लेस होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक उसका सेफ प्लेस नहीं है तब तक प्रोडक्ट के डैमेज होने का खतरा बढ़ेगा। तो डैमेज से बचाने के लिए, उसको सेफ्टी देने के लिए वेयर हाउसिंग यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा काम इसमें क्या आएगा? इन्वेंट्री कंट्रोल, टू अवॉइड द वेस्टेज, ठीक है। फोकस किस पे होएगा? वेस्टेज को अवॉइड करने पर, कि मैं वेस्टेज नहीं होने दूंगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्स, कि जो मेरे रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइजेशन हो, इस पे फोकस होगा, ठीक है जी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो क्या है? आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है, जहां पे वेस्टेज अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। वेस्टेज नहीं हो रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। यहाँ पे एक वर्ड और आप लिख सकते हो, एक सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, क्लियर। और तीसरा क्या होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि मेरा मीडिया क्या है, मेरा चैनल क्या है जिसके जरिए मैं प्रोडक्ट को डिलीवर करता हूँ, मेरा तरीका क्या है, मेरा मेथड क्या है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो चैनल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि चैनल को समझना जरूरी है अभी। जब मैं चैनल की बात करूंगा तो चैनल को दो तरह से आप भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका डायरेक्ट चैनल होगा, ठीक है, और एक आपका इनडायरेक्ट चैनल होगा। जो मेरा डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम जीरो लेवल चैनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीरो लेवल चैनल बोल सकते हैं। और इनडायरेक्ट चैनल जो है ये क्या होता है, इसमें हम अभी बात करेंगे। पहले डायरेक्ट चैनल की बात करते हैं, कि जब मेरा सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उसने प्रोडक्ट तैयार करा और डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर दिया विदाउट इंटरमीडियरी, कोई भी इंटरमीडियरी नहीं था, तो इसे क्या बोल देंगे? डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जीरो लेवल चैनल बोल देंगे, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे? जीरो लेवल चैनल बोल देंगे, या डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे, जहां पे कोई भी मीडिएटर नहीं है। इनडायरेक्ट चैनल में तीन तरह के आ जाएंगे, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल में कौन है? जहां पे सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद होलसेलर है,
और फिर मेरा कस्टमर है। तो इसको मैं क्या कह दूंगा कि ये मेरा 1 लेवल चैनल है, यानी कस्टमर के साथ इनडायरेक्ट डीलिंग है किसकी, मैन्युफैक्चरर की। 2 लेवल में सबसे पहले तो यही है कि मैन्युफैक्चरर तो आएगा ही आएगा, दूसरे लेवल पर होलसेलर आएगा ही आएगा, बट तीसरे नंबर पर यहाँ पे कौन आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा, और रिटेलर के बाद कौन आएगा, कस्टमर आएगा, है ना। कि पहले मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद होलसेलर है, उसके बाद रिटेलर है, और उसके बाद कस्टमर है। 3 लेवल की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, एंड लास्ट में कौन आएगा, कस्टमर। तो मैं इस मेथड को क्या बोल दूंगा कि ये क्या है, 3 लेवल चैनल है, क्योंकि यहाँ पे 3 चैनल मीडिया यूज हो रहे हैं। कितने मीडिया यूज हो रहे हैं भाई, 3 मीडिया यूज हो रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या है, 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, फैक्टर अफेक्टिंग टू चॉइस द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू चूज द चैनल, कैसे हम अपना चैनल चूज करते हैं। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है ना। स्केल ऑफ बिजनेस, कि मेरा बिजनेस का स्केल क्या है, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ बिजनेस, कि मेरा टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सेलिंग है, किस तरीके का बिजनेस है। इसके अलावा है कॉस्ट, कि किस कॉस्ट ज्यादा है या कम है, ठीक है। आउटपुट लेवल बिजनेस का वो कैसा है। तो इन सारी बातों से डिपेंड करेगा कि मैं अपना चैनल कैसे डिसाइड करता हूँ, कि मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिसाइड होगा, इन सारी बातों पर निर्भर है। ओके, आगे बढ़ेंगे प्रमोशन पर। जब हम प्रमोशन की बात करेंगे तो प्रमोशन में आपका सबसे पहले आएगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, इट इज द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन बदले में पेमेंट करते हैं। जो हमारी एड एजेंसी है उनको पे कर रही है, कंपनी पे करती है, तब आप इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। पर्सनल सेलिंग का यूज करते हैं, जहां पे एक सेल पर्सन है और कस्टमर है, ये क्या है, फेस टू फेस है पूरा। वे दोनों आएंगे आमने सामने, सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा, उसका यूज बताएगा और कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि उसका जो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या करे, उस प्रोडक्ट को खरीद ले, उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले, है ना। फिर अगला काम किसके ऊपर होगा, अगला फोकस मेरा क्या है, अगला काम होगा सेल प्रमोशन टूल। कौन से टूल यूज करते हैं, कूपन यूज करते हैं, ठीक है, फ्री सैंपल यूज कर सकते हैं, राइट, डिस्काउंट यूज कर सकते हैं, राइट।
तो ऐसे कुछ मेथड है जिससे हम सेल प्रमोशन करते हैं। पब्लिक रिलेशन को कैसे समझेंगे? ये क्या है? मास मीडिया है, जैसे टीवी है। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है? एक मास मीडिया की तरह हम एक लार्ज ग्रुप को टारगेट करेंगे, एक बड़े ग्रुप को टारगेट करेंगे, तो वो क्या है? पब्लिक रिलेशन। जहां पे मास मीडिया टीवी, रेडियो या अदर काइंड ऑफ प्रिंट मीडिया आप यूज करते हैं। पॉलिटिकल के अंदर ये ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा होता है वहाँ पब्लिक रिलेशन काम आती है। क्लियर? समझ में आई हुई चीजें? यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो। अच्छा, अब ना थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। कुछ नई तरह की मार्केटिंग यूज हो रही है, तो उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे आपकी माइक्रो मार्केटिंग है और एक हमारी निज मार्केटिंग है। माइक्रो मार्केटिंग क्या है? यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो वो माइक्रो मार्केटिंग है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। हमारा फोकस है कि हम हर एक कस्टमर को फोकस करेंगे, हर एक कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश हमारी रहेगी। तो वो क्या है? माइक्रो मार्केटिंग है। ठीक है, इसे आप क्या बोलेंगे? माइक्रो मार्केटिंग। और निज मार्केटिंग है जिसमें पहले सेगमेंटेशन होता है और उसके बाद फर्दर सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, यानी कि पूरी मार्केट को आप सेगमेंट कर देते हैं और फिर आगे फर्दर सेगमेंट करते हैं। दैट इज निश मार्केटिंग। ठीक है, और क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सोशल साइट्स यूज हो रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, राइट? इस तरह सोशल मीडिया हम यूज करते हैं टू मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग को पूरा करने के लिए हमारा फोकस इन चीजों पर होता है। तो वो क्या है? आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इन्हें हम क्या बोल देंगे? सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल देंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग कौन सी है? जो आपके पास ऑनलाइन तरीके से है, मतलब वेबसाइट है, ईमेल है ना? ये सब क्या है? ऑनलाइन मीडिया है ना, जिससे मार्केटिंग हो रही है। इसी को आप डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। जो ऑनलाइन मार्केटिंग है इसको डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, यही आपकी डिजिटल मार्केटिंग भी तो है। ग्रीन मार्केटिंग, ठीक है, ये क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब कोई कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है तो वो क्या है? ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, राइट? ये क्या होता है? आपका ग्रीन मार्केटिंग होता है जहां पे हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट फोकस करते हैं, यानी कि सेफ्टी नॉर्म्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, मेरा सारा फोकस किसके ऊपर है? सेफ्टी नॉर्म्स पर है। तो वो आपका क्या है? ग्रीन मार्केटिंग है। ठीक है, ये आपका क्या है? ग्रीन मार्केटिंग।
ठीक है, क्लियर है सब? चलो, तो ये मैंने कुछ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आपको बताए हैं। अब मैं कुछ टर्म्स हैं जो यूज करते हैं हम, उनके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन मीडिया में एक टर्म यूज हो रही है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे हम एक एक वर्ड को देख रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा, आपका जो YouTube है, YouTube पर आप कुछ भी सर्च करो तो एक बार आपको जरूरत है भाई, आपने एक ही बार सर्च करना है, उसके बाद उससे जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, है ना। अगर आपने अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में भी सर्च करा तब भी ऐसा होता है। तो वो क्या है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जहां पे हमारा ऑनलाइन मीडिया में सर्च इंजन काम करता है। इससे पता लग जाता है कि यूजर क्या सर्च करता है, ठीक है, या ट्रेंडिंग में क्या चीज सर्च हो रही है। तो ये आपका SEO होता है। यहां तक समझ आया? ठीक है, वो क्या होता है, SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आपके पास एक टर्म यूज हो रही है, पॉडकास्टिंग। ये क्या होता है, मेथड ऑफ अपलोडिंग वीडियोस। ठीक है, आप वीडियोस अपलोड करते हैं उसको ट्रेंड में लाने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, है ना। पॉडकास्टिंग यूज होती है, ब्लॉगिंग यूज होती है। ब्लॉगिंग क्या है, पर्सनल वर्डिंग ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के विचार हैं जो अपने ब्लॉग के अंदर बताता है। ठीक है, एक तरह से आर्टिकल राइटिंग है ये, है ना। ये क्या है बच्चे, आर्टिकल राइटिंग। आप आर्टिकल लिखते हैं, वो ब्लॉग का पार्ट है। आर्टिकल राइटिंग किसका पार्ट है, ब्लॉग का पार्ट है। ठीक है, गेटिंग, समझ आई चीजें, क्लियर हो रहा है पॉइंट, क्या मतलब है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड आपका यूज होता है कि गोरिल्ला मार्केटिंग। ये बिल्कुल नया टर्म है, गोरिल्ला मार्केटिंग। इसका फोकस होता है ट्रेंड पर, फैशन पर। ठीक है, यानी मार्केट में जो चीज ट्रेंड में है, जो चीज नया फैशन आया, जो नया फैशन आता है, जो नया ट्रेंड आता है, उस ट्रेंड को, उस फैशन को फोकस करते हैं, तो वो आपकी गोरिल्ला मार्केटिंग होती है। ठीक है, कि जो कंपनी है वो किसी नए ट्रेंड पर फोकस करती है, किसी नए फैशन पर फोकस करती है। कोई नया ट्रेंड आया, कोई नया फैशन आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या है, गोरिल्ला मार्केटिंग। ठीक है, उस चीज को क्या बोल देंगे, गोरिल्ला मार्केटिंग बोल देंगे। इतनी बात आगे समझ में क्लियर होंगे सारे पॉइंट, उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। हाँ जी, गेटिंग यहाँ तक। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें मेरा टारगेट था कि मैं आपको मार्केटिंग के कुछ बेहतरीन चीज़ें समझा सकूं, और मेरी उम्मीद ऐसी रही है कि मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश करी है। ठीक है, एक बार मैं आपको समराइज फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम मार्केटिंग जहाँ भी आती है वहाँ टारगेट होंगे। ठीक है, टॉपिक आपका एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, टॉपिक आपका
फैक्टर टू कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हमारे फैक्टर्स, ठीक है। नीड ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन एंड इट्स बेस, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है, ठीक है। आपका टॉपिक बनेगा मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंपोनेंट, ठीक है। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, इनसे रिलेटेड फंक्शंस पूछ लेगा। फंक्शन कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। पैकेजिंग हुआ, ब्रांडिंग हुआ, लेबलिंग हुआ, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, वे इनके फंक्शंस बताइए। और देखो टॉपिक्स, प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है, या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। हमने एक टॉपिक छोड़ा है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग एंड देन मेथड ऑफ प्राइसिंग। बच्चे पूछ लेगा कि बताओ प्राइसिंग के मेथड क्या है, ठीक है, या प्राइसिंग हम क्यों करते हैं, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहता है। सेल्समैन के फंक्शन, सेल्समैन की क्वालिटी पूछेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन मिक्स एलिमेंट, क्लियर। चैनल से क्वेश्चन बन जाएगा फैक्टर्स का, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज करने में हेल्पफुल है, ठीक है। इसके अलावा मैं कहूँ तो जितने भी हमने मार्केटिंग के टाइप्स करने हैं वो सारे टाइप अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट में, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपके साथ काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं मार्केटिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे आपको इसी तरह के वैल्यूएबल सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।